आज हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में 5 नंबर का आता है, जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। सवाल कुछ इस प्रकार पूछता है, एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, सिद्ध करें। या ऐसे भी दे सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रमेय को कहते हैं थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसी को सिद्ध करना ये परीक्षा में 5 नंबर में आता है। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले इसमें किसका जिक्र किया है? एक त्रिभुज का। तो सर्वप्रथम हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, हल लिख कर। पहले हल लिख लेते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, इसका नाम ए बी सी हो गया। त्रिभुज ए बी सी आप कह रहा है एक भुजा समांतर, तो वह एक भुजा मान लेते हैं बीसी को। अगर एक भुजा बीसी है तो बाकी दो भुजा कौन कौन बचे? ए बी और ए सी। क्या कर रहा है? खींची गई रेखा, समांतर खींची गई रेखा। अगर ऐसे रेखा खींचे हम लोग, रेखा खींच दिए, इसका नाम रख दिए डी, इसका नाम ई। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। इसका नाम ए बी सी है, आप इसका नाम पी क्यू आर भी रख सकते हैं, इसका नाम एम एन भी रख सकते हैं, या आप पर है। केवल ये त्रिभुज का हम त्रिभुज बनाए हैं। समांतर कहाँ है? तो समांतर लाइन खींचे। चूंकि रेखा कहाँ है, इसलिए जानते हैं रेखा के दोनों तरफ तीर होता है, तो दोनों तरफ हम तीर लगा दिए हैं। देख रहे हैं ना? अब आगे अन्य दो भुजाओं काट रहा है। जिन दो बिंदुओं तो कौन कौन बिंदु है? डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदुएं भुजाओं को, कौन कौन भुजा है? ए बी और ए सी को समान अनुपात का मतलब कि ए डी और डी बी का ए डी बटे डी बी एक अनुपात होगा और ए ई बटे ई सी एक अनुपात होगा। क्या होंगे? समान होंगे, मतलब बराबर होंगे। तो जो दिया है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि कुछ भी पहले सिद्ध करना है ज्यामिति में, तो पहले दिया है लिखते हैं। पहला चरण में, पहले स्टेप में हम लोग दिया लिखते हैं। तो क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है? डी ई समानांतर बी सी है, ये दिया है। बस इतने दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। अब क्या दिया है? अब दिया है के बाद क्या लिखेंगे? सिद्ध करना। क्यों सिद्ध करना है ना? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि इनका अनुपात बराबर होगा। ए डी, इसका अनुपात क्या हो? ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। क्योंकि जैसे ही डी काटा ए बी को, तो ए बी दो भागों में बटा है। एक भाग का नाम ए डी था, दूसरे भाग का नाम डी बी। इनका अनुपात क्या बनेगा? ए डी बटे डी बी। उसी तरह डी रेखा ए सी को भी दो भागों में काटा, एक का भाग नाम ए ई, दूसरे का नाम ई सी। इसका अनुपात होगा ए ई बटे ई सी। और चूंकि दिया कि समान अनुपात में होता है, तो दोनों का अनुपात बराबर होगा। अब हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए रचना करना पड़ेगा। रचना क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसके लिए हम कुछ जानते नहीं कि क्या करें, लेकिन हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे शीर्षलम या ऊंचाई। हम एक बात और जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल के 3 भुजा होते हैं, तो 3 भुजाओं के सामने 3 शीर्ष होते हैं, तो 3 शीर्षलम भी होते हैं। हम चाहे तो किसी को भी आधार बना के किसी का भी शीर्षलम बना के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर हमें देखिए ध्यान से, हमें ए डी डी बी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी चाहिए, तो रचना करना पड़ेगा। अगर हम ए डी त्रिभुज लेते हैं, तो हम डी से भी लंब खींच सकते हैं। डी से खींचना हुआ तो ए को खींचेंगे, ई से खींचना हुआ तो ए डी को खींचेंगे, और ए से खींचना हुआ तो ए डी को खींचेंगे। सॉरी, ए से खींचेंगे तो डी को खींचेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। तो हम लोग खींचते हैं वो कहां से? डी से। डी से खींचते हैं, इसका नाम रखते हैं डी एम। और ए को खींच देता है ई से।
इसका नाम EN हो गया ना। इसे अब ध्यान रखिए, आगे क्या और काम करते हैं, इसको मिला लेते हैं हम लोग, B को E से मिला लीजिए और D को C से मिला लीजिए। मिला लिए तो जो काम किया है उसी को हम लोग लिख लेते हैं। क्या कीजिए हैं, DM लंब किस पर खींचा, AC कॉमा DM लंब किस पर खींचा, AC पर या A पर। EN लंब किस पर खींचा, AB पर। EN लंब AB, DM लंब AC और EN लंब AB। अगर चाहे और लिख सकते हैं, और खींचा तथा क्या किए, B को E से, C को D से मिलाया, B को E से और D को C से मिलाया। अब इसके बाद लिखते हैं प्रमाण। दिया है, लिख चुके हैं हम लोग, सिद्ध करना लिख चुके, रचना लिख चुके। अब प्रमाण भी लिख देते हैं। प्रमाण में हमको जो अनुपात चाहिए ना, वो उसका ही त्रिभुज लेंगे ताकि उसका क्षेत्रफल निकल सके। एक त्रिभुज कौन लेंगे, ADE, तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ADE। इसका हिंदी होता है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। यहाँ त्रिभुज का संकेत बनाइए या मत बनाइए, बट क्यों इसका इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें आधार हम लोग AD लेंगे, उसी तरह इसमें आधार लेंगे DB। तो DB के लिए कौन त्रिभुज लेना होगा, EDB। तो एरिया ऑफ EDB बराबर निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ADE, त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, क्योंकि हम जानते हैं ना कि त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब या ऊंचाई। तो 1/2 हो गया। आधार किसको लेना है, AD। इसके अनुसार AD लेंगे, तो AD, तो जानते हैं त्रिभुज ADE में अगर AD आधार होगा तो AD के सामने शीर्ष कौन होगा, E। I से खींचा गया लंब कौन होगा, EN। कौन होगा, EN। तो EN लिख देंगे। अब आगे त्रिभुज EDB में अगर हम क्या लेते हैं, DB को आधार, 1/2 आधार DB को, तो शिश्रम किसको लेना होगा, DB अगर आधार होगा तो शिश्रम इसके सामने के शीर्ष से, तो DB के सामने कौन शीर्ष है, E। I से डाला गया लंब कौन है, EN, तो लिखेंगे EN। अब देख रहे हैं आप लोग कि 1/2 से कट जाएगा, EN से कट जाएगा, तो क्या बचा, AD, इसको ऊपर ले लेते हैं, AD बटे क्या बचेगा, DB। समीकरण 1 एक क्या आ गया। इसी प्रकार इसका भी लेंगे, इसी त्रिभुज का लेंगे, लेकिन अब की बार आधार कौन लेंगे, AE को लेंगे। एरिया ऑफ किसका, ADE अब एरिया ऑफ, अब की बार इसका लेंगे DEB, इसी के लिए DEC। एरिया ऑफ ADE मतलब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब की बार आधार कौन लेंगे, AE को, तो लिखेंगे 1/2 आधार कौन है, AE। और AE के लिए ध्यान से देखिए, अब की बार अगर AE आधार लेंगे तो इसके सामने से D है और D से खींचा गया लंब कहाँ है, DM, तो DM लिखेंगे। फिर नीचे 1/2 इसके लिए, DEC के लिए 1/2 आधार क्या लेंगे, इसके लिए EC। और शिश्रम का होगा, तो अगर इसी आधार लेंगे तो इसी के सामने कौन शीर्ष है, D, और D से खींचा गया लंब कहाँ है, DM। 1/2 से 1/2 काट दीजिए और DM से DM काट दीजिए, तो AE बटे EC। समीकरण 2 देखिए दोनों मिल गया। अब एक लाइन और लिखना है, ध्यान से देखिएगा। तो हमारा BDE और DEC का ये दोनों का आधार एक ही है, और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो 9th क्लास में एक प्रमेय था कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। क्यों, एक ही आधार हुआ तो उनका आधार बराबर,
एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसका मतलब जानते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। जब दूरी उनके बीच की बराबर होती है, इसका मतलब उनका ऊंचाई भी यानी शिशुलंब भी बराबर होता है। इसलिए क्या होता है कि फिर से दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो लिख देते हैं वही चीज। चूंकि त्रिभुज कौन कौन ईडीबी और त्रिभुज डीईसी एक ही आधार कौन है डीई, एक ही आधार डी और एक ही समांतर रेखाओं किनके बीच, समांतर रेखा कौन है डी और बीसी, समांतर रेखाओं डीई और बीसी के बीच स्थित है। आज जब स्थित है इसके ध्यान से आधार एक ही है तो आधार बराबर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो उनकी ऊंचाई भी बराबर। यहां आपको समझा दे रहे हैं चित्र बनाकर। मान लीजिए ऐसा ये दो है समांतर रेखाएं, एक त्रिभुज हमारा ए है और एक त्रिभुज हमारा ए है मान लेते हैं। इसका मान लेते एक त्रिभुज हमारा ए है ऐसे, इसका नाम मानते ए बी सी, इसका नाम मानते डी। तो देखते हैं दोनों का आधार एसी हो गया और दोनों जानते हैं कि समांतर रेखाएं के बीच की दूरी क्या होती है हर जगह बराबर, इसलिए इनकी ऊंचाई भी क्या होगी बराबर होगी। तो इसलिए लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्या ईडीबी बराबर एरिया ऑफ डीईसी। समीकरण 3 ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 2 3 की तुलना करने पर समीकरण 1, 2 और 3 की तुलना करने पर, जब तुलना करने पर क्या होगा ध्यान रखिए, दोनों इसमें का 1 2 का अंश बराबर है, 1 2 का अंश बराबर है। समीकरण 3 से हर भी बराबर हो गया। इसका मतलब कि समीकरण 1 का बायां पक्ष और 2 का बायां पक्ष आपस में क्या है बराबर है। इसका मतलब दायां पक्ष भी क्या है बराबर। इन तीनों का तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। यही क्या हो गया इति सिद्धम यानी प्रूव्ड, PROVD यही हो गया। चलिए धन्यवाद।